हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन क्या होता है, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कौन से पेशेंट्स में एडवाइस किया जाता है और फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन मतलब कि जब भी हम गैमेट्स या फिर एम्ब्रियोज मतलब कि एग्स, स्पर्म्स या एम्ब्रियो का क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, मतलब उनका फ्रीजिंग करते हैं, तो उसे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऐसा कहा जाता है। ये हम कब एडवाइस करते हैं? तो जब भी आप प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हो फॉर एनी कॉज, फॉर योर करियर पर्पज, आप आपका प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बेयरिंग आप डिले करना चाहते हो, तब हम लोग एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में एडवाइस करते हैं। इसके अलावा जब भी कोई टॉक्सिक मटेरियल्स या फिर केमिकल्स का एक्सपोजर आपको आपके ऑक्यूपेशन में हो रहा है, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री है या फिर केमिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपको केमिकल्स एक्सपोजर हो रहे हैं, तब हम लोग, क्योंकि ये स्पर्म्स की हेल्थ को डिटोरिएट करता है, तब हम लोग ये स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में एडवाइस करते हैं। इसके अलावा कोई गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, तब हम लोग ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन एडवाइस करते हैं। उसके अलावा कोई कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर हो गया है, ओवेरियन कैंसर हो गया है, तो ये कैंसर कोई डिटेक्ट हुआ है और आपको अभी ऑन्को ट्रीटमेंट लेना है, मतलब आप कैंसर ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी आपको चालू करना है, तो उसके पहले ये फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन मतलब कि स्पर्म या फिर oocyte प्रिजर्वेशन या एम्ब्रियो प्रिजर्वेशन ये कराना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर कोई जेनेटिक कंडीशन है, जैसे बीआरसीए जीन म्यूटेशन हुआ है, तो ऐसे केसेस में ओपेरेक्टोमी एडवाइस किया जाता है, तो उसके पहले भी ये ऑन्को फर्टिलिटी या फिर oocyte प्रिजर्वेशन ये ज़रूरी होता है। सो कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि स्पर्म फ्रीजिंग। स्पर्म फ्रीजिंग ये बहुत ही इजी होता है। इसमें हम लोग जो भी मेल पार्टनर है या फिर जो पेशेंट्स हैं, उनको एक या दो सैंपल्स हम लोग प्रोड्यूस करने को कहते हैं, और ये जो सैंपल है इसको हम क्रायो प्रिजर्व करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, और ये हम कितने भी साल के लिए ये जो सैंपल है वो फ्रीज करके रख सकते हैं। और जब पेशेंट्स के ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है उसके बाद ये जो स्पर्म्स है ये हम यूज़ कर सकते हैं आगे के ट्रीटमेंट के लिए या फिर प्रेगनेंसी के लिए। उसके अलावा जब ऑन्को ट्रीटमेंट चल रहा है, मतलब आपका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है, तब रेडियोथेरेपी के वक्त गोनाडल शील्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लीड का जो गोनाडल शील्ड है, ये रेडिएशन के वक्त हम लोग यूज़ करने को कहते हैं। ये हो गया है स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनमें क्या क्या ऑप्शंस है, तो एक है एम्ब्रियो फ्रीजिंग। जब आप मैरिड हो या फिर आपके पार्टनर डिसाइडेड है, तो ऐसे केसेस में oocyte फ्रीजिंग से बेहतर होता है एम्ब्रियो फ्रीजिंग। हम हमेशा बोलते हैं कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग जो है वो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकता है। इसमें हम लोग आईवीएफ के प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स से कुछ ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, और ये एग्स जो है वो 12 डेज में बनते हैं। उसके बाद ओवम पिकअप ये प्रोसीजर हम करते हैं, और जो भी एग्स हमें मिलते हैं उनमें हम इक्सी प्रोसीजर करते हैं, मतलब कि जो एग है उसमें इंजेक्शन से हम स्पर्म इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद जो एम्ब्रियोज बनते हैं वो हम प्रिजर्व करके रखते हैं, उनको हम फ्रीज करके रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन टैंक्स में। और जब आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो गया, जैसे कि अगर आप कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हो वो कंप्लीट हो गई, या फिर अभी आपको प्रेगनेंसी चाहिए, अभी आप सेटल हो गए हो आपके करियर वाइज, तो तब आपको प्रेगनेंसी चाहिए, तब हम ये एम्ब्रियोज जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो ये हो गया है एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में। इसके अलावा एग फ्रीजिंग भी है, oocyte फ्रीजिंग जिसे हम कहते हैं। इसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, सेलिब्रिटीज़ जो है वो भी अभी खुल के बोल रहे हैं। जैसे कि हमने रिसेंटली ही न्यूज़ में सुना कि प्रियंका चोपड़ा जो है उन्होंने अब एग फ्रीजिंग जो है वो कराया था। तो एग फ्रीजिंग में हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड डे से अगेन गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये जो एग्स है इसमें से हम लोग 10 to 15 जो एग्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं। ये एग स्टिमुलेशन होने के बाद हम लोग ओवम पिकअप करते हैं, और ये जो एग्स हैं वो सारे रिट्रीव करके उन्हें हम लोग अगेन oocyte फ्रीजिंग करते हैं, जिसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ये oocyte फ्रीजिंग होने के बाद हम लोग, जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए, तब हम ये एग्स जो है वो
यूज़ करके हम लोग एम्ब्रियोज बना सकते हैं और वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत बार ये एक धारणा होती है कि क्या अगर फ्रीजिंग हमने एग करा लिया तो हमें आईवीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने एग फ्रीजिंग कराया है मतलब आप नेचुरल ट्राई कर ही नहीं सकते। जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए तब आप नेचुरल ट्राई ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलता है तो ये जो एग्स आपने फ्रीज करके रखे हैं ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रेगनेंसी पर्पस। यस, उसमें हमें ये जो एग्स है ये थॉ करने पड़ेंगे और उसके बाद हमें इक्सी करके एम्ब्रियोज हम लोग बनाएंगे और ये एम्ब्रियोज हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर करके आप प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो। इसके लिए नंबर ऑफ एम्ब्रियोज भी बहुत ज़रूरी होते हैं। एटलीस्ट 10 to 15 एम्ब्रियोज हमें चाहिए, एग्स हमें चाहिए रहते हैं। ये जो एग्स है वो हमें थॉ होने के बाद अराउंड 8 एग्स जो है वो हमें सरवाइव होते हैं। इसको हम फर्टिलाइज करने के बाद अराउंड 6 एग्स जो है वो फर्टिलाइज होके अराउंड 3 ब्लास्टोसिस्ट या फिर डे 5 एम्ब्रियोज जो है वो हमें मिल सकते हैं। तो ये इसे हम ब्लास्ट कन्वर्जन रेट कहते हैं। सारे के सारे ही जो एग्स हैं वो ब्लास्टोसिस्ट में मतलब कि 5वें दिन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें नंबर ऑफ एग्स भी प्रॉपर मिलना ये ज़रूरी है। अगर आपका एज ज़्यादा है, एएमएच कम है, तो ऐसे केस में हमें मल्टीपल स्टिमुलेशन साइकिल्स भी करने पड़ सकते हैं। ये हो गया है oocyte फ्रीजिंग के बारे में। अब इसके अलावा एक होता है ओवेरियन टिश्यू क्रायो प्रिजर्वेशन, जो प्री प्यूबर्टल गर्ल्स है, इनमें अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो उनमें हम लोग ओवेरियन स्टिमुलेशन नहीं कर पाते। तो ऐसे केसेस में हम ओवरी जो होती है वो लैप्रोस्कोपिकली रिमूव करके हम फ्रीज करके रखते हैं ये ओवेरियन कॉर्टिकल टिश्यू। और उसके बाद जो आपका कैंसर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद ये जो ओवरी है वो फिर से ट्रांसप्लांट की जाती है, जिसको हम ऑर्थोट्रोपिक ट्रांसप्लांट कहते हैं। अगर ये पेल्विस में ट्रांसप्लांट की जाती है तो, अगर कहीं बाहर ट्रांसप्लांट की जाती है तो उसे हेट्रोट्रोपिक ट्रांसप्लांट ऐसे कहते हैं। स्टडीज़ है जिसमें कि ऑर्थोट्रोपिक ट्रांसप्लांट के बाद ओवम पिकअप हुआ है और सक्सेसफुली प्रेगनेंसी मिली है, ऐसे रिसर्चेस में बोला गया है। लेकिन इसके बारे में काफ़ी कम डाटा जो है वो अवेलेबल है। अब हम ये जानेंगे कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी इसका क्या असर होता है फर्टिलिटी के ऊपर। तो कीमोथेरेपी में बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो कि कैंसर पेशेंट्स को दिए जाते हैं। ये ड्रग्स जो है वो टेराटोजेनिक तो बोले ही गए हैं। तो ये जो कीमोथेरेपी चालू कर हो रहती है तब आपने प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना है, लेकिन कि कीमोथेरेपी ख़त्म होने के बाद भी अराउंड 6 मंथ्स तक आपने गैप लेना चाहिए और उसके बाद प्रेगनेंसी या फिर कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड ट्रीटमेंट के बारे में आपने प्लान करना चाहिए। तो कीमोथेरेपी में जो कौन सी ड्रग यूज़ हो रही है, कितने डोज में ये ड्रग यूज़ हो रही है, कौन से एज है पेशेंट का, उनका ओवेरियन रिजर्व क्या है, इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि कितना ओवेरियन डैमेज जो है वो होगा। बहुत सारे जो ड्रग्स है उसमें से मोस्ट टॉक्सिक जो ड्रग बोले गए हैं उसमें अल्केलेटिंग एजेंट्स हैं, प्लेटिनम बेस्ड जो भी इंजेक्शन है, कीमोथेरेपी एजेंट्स हैं, वो ज़्यादा ओवेरियन टॉक्सिसिटी उनकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एंटी मेटाबोलाइट्स, जिसमें कि मिथोट्रिक्सेट इंजेक्शन आता है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में दिया जाता है। इसको कम टॉक्सिक बोला गया है या फिर उसका जो टॉक्सिसिटी है ये ओवेरियन टिश्यू के ऊपर निग्लिजिबल है। इस ये जो कीमोथेरेपी है इसमें जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर कीमोथेरेपी दी जा रही है तो इस्ट्रोजन डिपेंडेंट जब ये ट्यूमर रहते हैं तो ये ओवेरियन स्टिमुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग जो इस्ट्रोजन लेवल जो ओवेरियन स्टिमुलेशन के वक्त बढ़ती है वो रोकने के लिए हम लोग एरोमेटेज इनहिबिटर्स जैसे कि लेट्रोजोल और क्लोमिफेन साइट्रेट ये हम लोग दे सकते हैं ताकि इस्ट्रोजन लेवल ना बढ़े और प्रॉपर ओवेरियन स्टिमुलेशन हो और उसके बाद हम लोग ये जो एग्स हैं वो रिट्रीव कर पाएँ। इसके अलावा एक फर्टिलिटी प्रोटेक्टेंट एजेंट्स भी रहते हैं जैसे कि जीएनआरएच अगोनिस्ट, ये इंजेक्शंस हम लोग दे सकते हैं। अगर इमीडिएटली हमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी स्टार्ट करना है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है, सेकेंड डे ऑफ पीरियड्स का हम वेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग रैंडम स्टार्ट प्रोटोकॉल भी कर सकते हैं जिसमें हम लोग पीरियड्स के कौन से भी दिन से हम इंजेक्शन चालू करके फिर ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं और फिर ये एग्स जो है वो रिट्रीव करते हैं। इसमें भी रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। ये हो गया है कि हम लोग कीमोथेरेपी में क्या-क्या प्रिकॉशंस हमने लेने चाहिए। उसके अलावा रेडियोथेरेपी जो है इसमें भी काफ़ी जैसे कीमोथेरेपी ओवरी के ऊपर टॉक्सिक है, उसके
साथ साथ रेडियोथेरेपी जो है वो ओवरी और यूट्रस ये दोनों के ऊपर टॉक्सिक होती है, डैमेज कर सकता है यूट्रस और ओवरी, इन दोनों को ये डैमेज करती है। तो ऐसे केसेस में ये रेडियोथेरेपी होने से पहले ही फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है जिसमें कि ऑन्कोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो है वो साथ में ये पेशेंट्स को डील करते हैं। अब ये जो रेडियोथेरेपी है इसके बाद भी अ, अगर पेशेंट्स नो अच्छा कोर्स उनका होता है तो उसके बाद उनको फर्टिलिटी जो है वो चाहिए रहती है, तो इसके लिए एग फ्रीजिंग या फिर एम्ब्रियो फ्रीजिंग ये ज़रूरी होता है। ओवेरियन टिश्यू ट्रांसपोजिशन मतलब कि ओवरीज जो है जो जहाँ पे रेडियोथेरेपी होने वाला है वहाँ से हम बाहर लेके जा सकते हैं, पेल्विक वॉल की तरफ लेके जाके फिर इन रेडियोथेरेपी दिया जाता है। सो ओवेरियन टिश्यू ट्रांसपोजिशन भी एक फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का सर्जरी है जो की जा सकती है। इसके अलावा ये जो रेडियोथेरेपी है इसका डोज जो है इसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करता है। अगर टोटल बॉडी रेडिएशन होता है तो 90-95% ऑफ द टाइम ओवेरियन और यूट्राइन डैमेज जो है वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है रिस्क और बेनिफिट ये सारी चीज़ें सेफली कर सकते हैं। ज़्यादा पेशेंट्स का जो कैंसर ट्रीटमेंट है वो डिले ना करा के भी हम लोग फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। और पेशेंट्स को ये एक बेनिफिट इसके और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इसके बारे में हम पेशेंट से प्रॉपरली काउंसलिंग कर सकते हैं। सो इसके बारे में अवेयरनेस होना ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऑन्कोलॉजिस्ट जो है उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होता है और इसकी वजह से फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऑप्शंस जो है सिंपल एक स्पर्म फ्रीजिंग का जो ऑप्शन है जो कि मेल्स को उनकी कोई भी कैंसर के पहले मिलना चाहिए बिफोर एनी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये नहीं दिया जाता और उसकी वजह से फिर दे लैंड अप इन स्टेरिलिटी, उनका जो गोनाडल फेलियर हो जाता है। तो ये नहीं होने के लिए ये स्पर्म फ्रीजिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो दिस वॉज अबाउट फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है। इसके बारे में जो रिलेटेड आर्टिकल है वो मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करूँगी। सो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन क्या है, कौन से ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है और क्या क्या सक्सेस रेट है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आज का टॉपिक जो था वो काफ़ी सीरियस टॉपिक था लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सभी को इसके बारे में अवेयर रहना ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस वॉज अबाउट फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिनको ऐसे अगर इस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं या फिर ऐसे उनको प्रॉब्लम से, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारा ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।